हैं जो भारत के पास हैं, बट प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, H1B प्रोग्राम अमेरिका जिस दोराहे पर खड़ा है आज, एक तरफ उसके जैसा अशांक सर ने बताया कि अमेरिका भी जानता है कि H1B प्रोग्राम प्रोडक्टिविटी ग्रोथ का सबसे बड़ा माध्यम है, लेकिन दूसरी तरफ जो बार बार और जो ये इलेक्शन एजेंडा है ट्रंप का कि वहां के जो नेटिव वर्कर्स हैं उनके ऑक्यूपेशंस में वेज प्रेशर को बढ़ाता है, और ये बार बार सर उठाता रहेगा ट्रंप जब जब लेवरेज करना चाहेंगे इन चीजों को। तो दूरगामी ये ट्रंप के लिए तो ठीक है, वो तो जब मर्जी इस पासे को फेंक देते हैं, लेकिन भारत के पास ऐसा क्या है सर कि हम ट्रंप से बातचीत करके हमेशा हमेशा के लिए इस मुद्दे पर अपना अपर हैंड ले लें, या फिर इसको नॉर्मलाइज करने या इसको लेवल कर दें? देखिए, दूरगामी तरीके से सोचें तो पूरे अमेरिका का राष्ट्र निर्माण जो है वो इमिग्रेंट्स ने ही किया है। राष्ट्रपति ट्रंप खुद और उनका परिवार खुद भी इमिग्रेंट हैं। तो जिस तरह का इतिहास है, ढांचा है, तौर तरीका अमेरिका का है, उसमें इमिग्रेंट्स का जो योगदान है वो लगातार बना रहेगा। उसमें मागा के जो समर्थक हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, उनको कुछ परेशानी है। उनको लगता है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो जॉब्स उनकी ले लेते हैं, या उनके वेतन कम करने से उनको, जो श्वेत लोग हैं, उनको काम नहीं मिलता है और इमिग्रेंट्स को काम मिलता है। तो ये एक चिंता है, उसको लेकर थोड़ी बहुत उथल पुथल हो रही है, पर दूरदर्शी तरीके से इमिग्रेंट्स का जो रोल है वो लगातार बना रहेगा। दूसरी बात, क्या भारत बातचीत करके राष्ट्रपति ट्रंप को प्रभावित कर सकता है? मुझे लगता है ये मुश्किल है। केवल हमेशा ये दिखाना जरूरी होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप विजयी हैं, वो ठीक हैं, और ये समझाते हुए कुछ ऐसे तरीके निकालने होंगे जैसे अमेरिकी कंपनियां निकाल ही रही हैं। आज कम से कम 6 बड़े बैंक जो अमेरिका के हैं, 1.5 लाख उनके एम्प्लॉय भारत में हैं, और ये संख्या बढ़ती रहेगी। एक स्तर पर ऐसा हो जाएगा कि बहुत सी कंपनियां अभी भी हैं और वो कंपनियां और भी ज्यादा संख्या में बनेगी, जिनके जितने भी एम्प्लॉयज अमेरिका में हैं उसके बाद सबसे बड़ी संख्या भारत में उनके एम्प्लॉयज की होगी। तो उनका अपना भविष्य जो है वो भारत से उस तरह से जुड़ जाता है। तो भारत क्या भविष्य में इंडिस्पेंसेबल बनेगा? मुझे लगता है भारत कई तरह से अभी से ही इंडिस्पेंसेबल है अमेरिका की बहुत सी कंपनियों के लिए, और ये बात भी राष्ट्रपति ट्रंप जानते हैं। पर अपने मागा समर्थनों को खुश रखना उनके लिए एक तरह से जरूरी है, मजबूरी है। सबसे बड़ी जो चुनौती या चिंता राष्ट्रपति ट्रंप की आज ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया में अमेरिका को प्रतिस्पर्धा में आगे कैसे लेकर जाएं, क्योंकि ये सर्वव्यापी महामारी के चलते उनको अचानक नजर आया कि 30 से ज्यादा प्रतिशत जो उत्पादन दुनिया का है वो चीन में होता है, और हर चीज के लिए मुहैया कराने के लिए वो चीन पर निर्भर होते हैं। तभी से ये कोशिश हो रही है कि उत्पादन जो है वो अमेरिका के अंदर किया जाना चाहिए। ये उनकी चिंता है, पर उसको क्या टैरिफ बढ़ाने से ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप इस तरह की प्रोटेक्शन अपने उत्पादन को देंगे अपने देश में, तो वो कभी भी प्रतिस्पर्धा में विश्व में आगे नहीं जा पाएंगे। वो प्रोटेक्शन की वजह से बैठे रहेंगे कि हमें तो प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और क्या उसको, उत्पादन को आप और बेहतर कर सकते हैं बिना अंतर्राष्ट्रीय टैलेंट को उसमें इस्तेमाल करें? वो भी संभव नहीं है। आपको जहां जिस चीज में टैलेंट चाहिए वो लेना पड़ेगा। और राष्ट्रपति ट्रंप ये कह भी रहे हैं कि मान लीजिए मुझे मिसाइलें बनानी है तो मुझे तो टैलेंट मंगाना पड़ेगा बाहर से। तो केवल उस बात को थोड़ा हल्का करने के लिए जो स्कॉट बेंसेंट है वो कह रहे नहीं, हम उनको बुलाएंगे केवल प्रशिक्षण के लिए, जो जैसा कहा गया कि उसमें कोई दम नहीं है, उनके अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर प्रशिक्षण दे सकते हैं। पर यह केवल ट्रंप की जो बात है उसको, उसके बीच में एक तरह से पुल बांधने की बात है कि मागा समर्थक बहुत नाराज ना हो जाए राष्ट्रपति ट्रंप की इस बात से जी। और ये जो भारत की टैलेंट पूल, जो दुनिया का मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा टैलेंट पूल है, उससे हटकर रहना ये संभव नहीं है, अमेरिका संभव नहीं है। और शुरुआत में जितना एग्रेशन ट्रंप दिखा रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने उनको भी स्थिति समझ में आ रही है सर। बट अगेन क्या कोई कंफ्यूजन आप देखते हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर कि ट्रंप कुछ और कहते हैं फिर कल कुछ और कहेंगे,
और एक जो फर्म चीज है, जो कांस्टेंट है, वो है जो मागा सपोर्टर्स का है, और वो तो बिल्कुल इमिग्रेशन के खिलाफ हैं और ट्रम्प को भी बार बार हिदायत देते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग स्टांस लीजिए इमिग्रेशन के खिलाफ। वो उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है। अभी जो लेटेस्ट स्पीच हुई है, जो अमेरिका में कहा जा रहा है कि बिल्कुल नॉर्थ कोरिया टाइप स्पीच दी गई ट्रम्प को, उसमें भी इसी तरह की बातें वो दोहरा रहे थे। बहरहाल आप कैसे समझ पा रहे हैं सर, अभी ट्रम्प कभी नरम कभी गरम, क्या मतलब कोई अभी आप कैसे देख रहे हैं सर? पहले तो दीपक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्या कंफ्यूजन है। पहले तो राष्ट्रपति ट्रम्प के अपने ही सोच विचार में कंफ्यूजन लगा रहता है, क्योंकि आज वो एक बात कहते हैं, फिर दूसरी बात कहते हैं। सितंबर में $1 लाख की फी बताते हैं H1B पर, अब कह रहे हैं नहीं हाँ H1B खोल दूंगा, उससे पहले उसको घटाकर 16,000 तक कर चुके हैं। दूसरा कंफ्यूजन रहता है कि उनके जो आपसी टीम की तालमेल है ट्रम्प साहब के साथ और आपस में जो मंत्रियों की उनकी तालमेल है, उसमें बिल्कुल कंफ्यूजन रहता है। और तीसरा कंफ्यूजन कि क्या मागा के जो सपोर्टर्स हैं उनको क्या संकेत देना चाहते हैं, ये कंफ्यूजन रहता है। चौथा कंफ्यूजन रहता है कि जितनी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका में हैं, वो तो अपना मुनाफा कमाने में पीछे नहीं हटेंगी। वो किस तरह से राष्ट्रपति ट्रम्प का प्रबंधन करेंगी, उनको किस तरह से खुश रखेंगी, वो भी कंफ्यूजन है। आप देखें कि पिछले कुछ, आप उनके पहले कार्यकाल में देख लें, तब भी इसी तरह का वीजा को लेकर बवाल खड़ा हुआ था। तो कंपनियां जो है बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका में, उनके सामने सीधी बात है कि यदि वो भारतीय किसी फ्रेश ग्रेजुएट को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो यदि उसको भारत में रखेंगे तो करीब करीब 45,000 से 50,000 तक वार्षिक उनको वेतन देना पड़ेगा। उसी भारतीय को यदि वो अमेरिका लाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको 80,000 से $1 लाख तक वेतन देना पड़ेगा। उसके अलावा उनके जो H1B का खर्चा है वो भी उठाना पड़ेगा। और यदि किसी अमेरिकी को रखना चाहते हैं उसी पोस्ट के लिए, ग्रेजुएट नई एंट्री पोस्ट पे, तो उसको कम से कम $1,20,000 और ज्यादा देना पड़ेगा। तो कंपनियां जाहिर है इसमें यही ढूंढेंगी कि जिस तरह से आप देखें जितनी बड़ी कंपनियां हैं, यदि वीजा में मुश्किल आती है अमेरिका में, तो अपने वो भारत में जो पूरा जो अभी जिक्र हो रहा था कि ग्लोबल कैपेबिलिटी जो सेंटर्स बन रहे हैं, वो दुनिया के 3200 में से 1700 केवल भारत में हैं और बढ़कर 2100 होने वाले हैं 2028 तक। उसमें कई कंपनियों का, गोल्डमैन सैक्स की आप उदाहरण लें, केवल 300 उनके यहाँ एम्प्लॉय होते थे करीब 2004 में, 20 साल में बढ़कर 8,000 हो चुके हैं। तो ये कंपनियां फिर भारतीयों को भारत में ही रखना शुरू करेंगी, क्योंकि उनको ये टैलेंट पूल चाहिए और दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल आज भारत में है। आप देखिए बहुत सी अमेरिकी कंपनियों की आज जो एम्प्लॉयज हैं वो अमेरिका के बाद सबसे बड़ी संख्या भारत में बनती हुई जा रही है। तो ये कंफ्यूजन आपने जो कहा ना वो चलता रहेगा। उसके साथ साथ ये कंपनियां दूसरे रास्ते ढूंढती रहेंगी कि उनको सस्ते दामों पर अच्छा टैलेंट कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो 90 के दशक में जो बैक ऑफिस प्रोसेसिंग शुरू हुआ था वो बहुत बढ़ चुका है। आज वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड फंक्शंस डिलीवर करते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, फाइनेंस हो, कस्टमर सर्विस हो। ये सब चीजें बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया बन गए हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में, और उनको लगातार हम बढ़ते हुए देखेंगे आने वाले 2 या 3 सालों में। शायद संख्या तेजी से बढ़ेगी और वहां एम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ेगा। उसमें से कुछ लोग ठीक है कभी कभी अमेरिका जाया करेंगे, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसन ने कहा कि आकर केवल वो प्रशिक्षण दे और चले जाएं, उनको भी खुश कर देंगे। उनमें से ये कुछ एम्प्लॉय कुछ देर तक जाकर वहां कुछ प्रशिक्षण देकर आ जाएंगे। पर ये लगातार जो भारतीय टैलेंट का जो इस्तेमाल करती हैं अमेरिकी कंपनियां, वो रुकेगा नहीं, वो लगातार चलता रहेगा। उसके तौर तरीके बदलते रहेंगे, तौर तरीके। लेकिन कंफ्यूजन जो है